aws.amazon.com/console। इसके थ्रू मैं लॉगिन करूंगा। आप अपना जो आपके पास ईमेल है उस ईमेल पे गेट स्टार्टेड वाले लिंक पर क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली लॉग इन यूजिंग योर ओन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो आप फटाफट से लॉग इन कर लो सो दैट वी विल बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ RDS सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने पड़ते हैं, छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशंस हैं। मैं आपको पैरेलली बताता चलूंगा कि कैसे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ RDS को सर्च कर लेते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस को के मैनेजमेंट कंसोल पेज तक जाने के लिए वी टाइप इन सर्च बॉक्स RDS और उसके थ्रू हम लोग RDS के मैनेजमेंट कंसोल पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देयर वी गो। हमने रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज के मैनेजमेंट कंसोल पेज पर लॉगिन कर लिया है। आई होप आप भी लॉगिन कर चुके होंगे। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो या बोल के बता दो दैट यू आर आल्सो ऑन द सेम पेज। अदरवाइज अगर आपको टाइम चाहिए, क्योंकि लैब स्टार्ट करनी है में शायद 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है, तो अगर आपको टाइम चाहिए देन आई कैन वेट। ओके कीर्ति, थैंक यू, आपने स्टार्ट कर लिया है, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, आप लोगों ने भी सेम पेज पे हैं, डेटाबेस के RDS पेज पे हैं या नहीं? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो। So okay, so what we need to do is we need to click on create database। हम सबसे पहले create database पर क्लिक करेंगे और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम हालांकि इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा कर दूंगा कि हम ये चीज ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आज। फिर देखो, सबसे पहले चूज अ डेटाबेस क्रिएशन मेथड है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। अगर हम इजी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें हम उनको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा बेटर है कि हम एक बार स्टैंडर्ड क्रिएट मेथड को चूज कर लें। अगर इजी क्रिएट चूज करता हूं तो आप देखोगे कि मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, खत्म। 2-3 ऑप्शंस में चूज कर सकता हूं, बाकी सब कुछ मेरे बिहाफ पर डिफॉल्ट सेटिंग्स में चूज कर लिए जाएंगे। तो स्टैंडर्ड क्रिएट चूज करते हैं और इंजन ऑप्शन चूज करते हैं MySQL। MySQL चूज करते हैं क्योंकि शायद MySQL का आपको आइडिया भी हो और आपको नहीं तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक, MySQL चूज कर लेता हूं मैं। उसके बाद हम चलते हैं माई इंजन SQL वर्जन पे। तो अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो हम उस वो इंजन जिस भी इंजन पर सपोर्ट करता है ऑटोमेटिकली उसको चूज कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ बाय डिफॉल्ट है 8.0.30, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने डेटाबेस को इस इंजन पर डिप्लॉय कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्पलेट। कौन से टाइप की टेम्पलेट चूज करनी है? तो हमारे पास 3 टेम्पलेट्स हैं, प्रोडक्शन, डेवलपर या फ्री टियर। तो ऑब्वियसली वी विल गो विद द फ्री टियर। अब जैसे ही हम फ्री टियर पर जाएंगे हमारे पास ये मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, DB क्लस्टर या इंस्टेंस हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि फ्री टियर में हमें केवल और केवल सिंगल DB इंस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेटिंग्स। सेटिंग्स में सबसे पहली चीज है DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर। तो जितने भी DB इंस्टेंसेस मैं अपने अकाउंट से क्रिएट करूंगा ये मेरे अकाउंट में यूनिक होने चाहिए। यू कैन सी द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल DB इंस्टेंसेस ओन्ड बाय योर अकाउंट। तो अगर आपने अभी तक कोई डेटाबेस अकाउंट इंस्टेंस क्रिएट नहीं करा है तो बाय डिफॉल्ट आपके में भी यहाँ डेटाबेस -1 ही आ रहा होगा। अगर मैं ऑलरेडी एक क्रिएट कर चुका होता तो मुझे डेटाबेस 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन कोई चीजें लिखी रहती। इसका नाम जरूरी नहीं है कि डेटाबेस 1 ही रखूं, हो सकता है मैं DB रख दूं, हो सकता है मैं पंकज DB रख दूं, हो सकता है मैं डेमो DB रख दूं, जो भी मन कर सकता है, बट मैं अपने अकाउंट में यूनिक रहेगा। अगर मैं एक डेटाबेस 1 नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूं तो दूसरा इसी सेम नाम से नहीं क्रिएट हो सकता। नेक्स्ट इज मेरे को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम चाहिए। तो यूजर नेम, चूंकि MySQL इंजन है तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन रहता है। अगर मैं चाहता हूँ एडमिन नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रखूंगा या अपने नाम से रखना चाहता हूँ तो आई कैन चूज एनी यूजर नेम। बट ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये याद होना चाहिए हमेशा, या नोट डाउन करके रखेंगे सो दैट अगर आपको कभी उस डेटाबेस को एक्सेस करना है तो यू विल बी नीडिंग दी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन नेम एंड पासवर्ड। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप
कभी भी इस डेटाबेस के यूजर नेम को चेंज ना करें, बिकॉज इट्स अ मास्टर यूजर नेम। इन केस अगर आप अपने नाम को भूल जाओ, अपने मास्टर यूजर नेम को भूल जाओ, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लोगे कि भाई एसक्यूएल माई एसक्यूएल के लिए मास्टर यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो आप मास्टर पासवर्ड ऑटो जनरेट मोड में लाना चाहते हो या फिर आप खुद से टाइप इन करना चाहते हो। तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप एक कॉमन पासवर्ड जो आप एक्सेस करते हो या जो आप भी रखना चाहते हो बेसिकली, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो या कहीं नोट डाउन कर सकते हो, आप उसको चूज कर लो। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेता हूँ Amazon12 और कंफर्म मास्टर पासवर्ड दोबारा डालना है तो यहाँ पे भी Amazon12 चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हो, 2 मास्टर पासवर्ड आपको कंफर्म के लिए दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज डीबी इंस्टेंस क्लास। तो चूंकि मैंने यहाँ पर लिया है फ्री वाला, तो फ्री वाले में मेरे को डीबी इंस्टेंस क्लास चूज करने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देखोगे स्टैंडर्ड क्लासेस या मेमोरी ऑप्टिमाइज क्लासेस फ्री टियर के अंदर नहीं आती हैं, बर्स्टेबल क्लासेस ही मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं चूज कर सकता हूँ अंडर दैट फ्री टियर कैटेगरी। यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ dbt3.micro, ये मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं dbt2.micro भी चूज कर सकता हूँ, dbt4.micro भी चूज कर सकता हूँ। ये सारे मेरे फ्री टियर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो dbt2.micro चूज करता हूँ तो मेरे पास 1 वर्चुअल कोर सीपीयू जिसमें 1 GB रैम मेरे को मिलती है। अगर मैं t3.micro चूज करता हूँ तो मेरे को 2 वर्चुअल कोर सीपीयूज विद 1 GB ऑफ रैम मिलते हैं। और अगर मैं t4g.micro चूज करता हूँ तो मेरे को 2 वर्चुअल कोर सीपीयूज विद 1 GB ऑफ रैम मिलता है, अप टू नेटवर्क स्पीड ऑफ 20485 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट t3.micro है तो लेट इट बी लाइक दैट। उसके अलावा मैं स्टोरेज टाइप पर चलता हूँ, तो स्टोरेज के लिए भी ऑटोमेटिकली मेरे को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर एक स्टोरेज को प्रोविजन करता हूँ तो हर एक स्टोरेज क्लास का अलग रेट रहेगा। ठीक है, तो जनरल पर्पज SSD GP2 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक, इसके अलावा मेरे पास प्रोविजनड IOPS भी है या जनरल पर्पज SSD GP3 भी है या मैग्नेटिक भी है। ठीक है, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, लेट इट बी लाइक द डिफॉल्ट वन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी इस डेमो के लिए कोई भी चार्ज मेरे को देना पड़े। अगर आप कोई भी ऐसी सर्विस चूज कर लोगे अपने अकाउंट में जिसका चार्ज रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ ना कुछ अमाउंट वो फ्री टियर में आपको जो भी बैलेंस मिला है ना, $100 का क्रेडिट मिला है, वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मैं एक काम करता हूँ, एलोकेटेड स्टोरेज है यहाँ पर 200 GB बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है 20 GB। मैं कोई बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट नहीं करने जा रहा, तो मैं 20 GB ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे जल्दी ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए और मेरा अननेसेसरी यूटिलाइज भी ना हो। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑटो स्केलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा अगर मैं स्टोरेज को ऑटो स्केल करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आपको केवल डेमो दे रहा हूँ उस पर्टिकुलर अकाउंट का, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में या मलेज व्हाट इंजन टाइप शुड आई चूज, माई एसक्यूएल, यस मलेज माई एसक्यूएल आपको चूज करना है इंजन टाइप में। ठीक है, जब आप ड्यूरिंग दैट नेक्स्ट वीक जब आपके हॉलीडे हैं ना, विंटर वेकेशन हैं, आप उस टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग क्या कहते हैं इंजन चूज करने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो यू आर फ्री टू डू, आपके पास $100 का क्रेडिट है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल का डेमो आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज इनेबल ऑटो स्केलिंग पर यहाँ पर टिक है, मैं नहीं चाहता इसको स्केल अप करना क्योंकि मैं केवल और केवल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ कि डेटाबेस सर्विस अगर आज स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अगर मैं चाहता हूँ एक एक्स्ट्रा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करना तो ऑटोमेटिकली आई कैन यूज इट कि डोंट कनेक्ट टू EC2 compute resource या connect to an EC2 compute resource, so I can choose any one of them, but मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डोंट कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, I'll connect it later on। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डोंट कनेक्ट पर रहने देता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कि कौन से VPC के अंदर मेरे को ये डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज द डिफॉल्ट VPC इन विच द डेटाबेस विल बी इंस्टॉल्ड, तो ये डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर मैंने एक बार VPC कनेक्ट कर दिया और डेटाबेस क्रिएट कर दिया उस VPC के अंदर, सो आई कैन नॉट चेंज इट लेटर ऑन। उस डेटाबेस को मैं किसी दूसरे VPC के अंदर नहीं भेज सकता, है ना। मेरे को उसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी या एक उसको डिलीट करके दूसरे VPC के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम
रियल टाइम में अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे तो शायद हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़े। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास अपने अकाउंट के अंदर केवल एक ही वीपीसी क्रिएट कर रखी है, तो मैंने इस एक वीपीसी का ही डिफ़ॉल्ट वीपीसी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे वीपीसी से क्रिएट करना चाहते हो, देन यू कैन क्रिएट विद अ न्यू वीपीसी। यहाँ पर आप सिंपल एक नई वीपीसी क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप इसको डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज़ मैं केवल और केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए आपको ये चीज़ शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सबनेट ग्रुप। कौन से सबनेट में अंदर आपको ये क्रिएट करना है? तो मेरे पास एक सबनेट डिफ़ॉल्ट वीपीसी कनेक्टेड है, इस सबनेट के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वीपीसी क्रिएट करता तो मेरे पास 2 सबनेट ग्रुप मिलते, मैं उसके अंदर ये क्रिएट कर सकता था। नेक्स्ट इज मैं डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस करना चाहता हूँ अलाउ या नहीं? अगर हाँ, तो आई कैन डू दैट बिकॉज़ डेमो के लिए मैं यहाँ पर येस अलाउ कर देता हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सेस और इवन एनी पर्सन कैन बी एबल टू एक्सेस विद द नेम ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसके थ्रू वी विल बी एबल टू एक्सेस इट। नेक्स्ट इज द वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप। तो वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप हम वो ही चूज करेंगे जो वीपीसी से हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहेंगे। तो या तो मेरे पास वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप को चूज करने के लिए आई कैन चूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्टिंग है, मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ या फिर आई कैन क्रिएट अ न्यू एज वेल। ठीक है, तो सपोज डिफॉल्ट से कनेक्टेड है, डिफॉल्ट वाला ग्रुप कलेक्ट इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, तो डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं डेटाबेस को लॉन्च यूजर 9 से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई कैन सेलेक्ट दैट टू, डोंट वरी अबाउट दैट, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, बट डिफॉल्ट से ही करते हैं, ज्यादा बेटर है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, 1A 1B 1C। चूंकि मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में मेरे पास 3 ही रीजन हैं, 3 अवेलेबिलिटी जोन हैं बेसिकली, एपी साउथ 1A 1B 1C, तो ऑटोमेटिकली आई कैन चूज एनी वन ऑफ दैट। अदरवाइज अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन शो हो रहे होंगे। यू कैन चूज यूएस ईस्ट 1A 1B 1C 1D 1E 1F, कुछ भी चूज कर सकते हो आप। बट अगर नहीं भी चूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली अमेजॉन मेरे बिहाफ पर ये ले लेगा खुद से। नेक्स्ट इज डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन के लिए वील प्रेफर द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, हम नहीं चाहते उसको एनहांस लेवल पर मॉनिटर करना, तो इसको इनेबल नहीं करते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस में हमें एक्सपेंड करना है और यहाँ पर हमें डेटाबेस के इनिशियल डेटाबेस नेम को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो वो सपोज डेटाबेस नेम चूज कर लेता हूँ मैं डीबी। ठीक है, डीबी। इस डेटाबेस नेम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम जब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो इस डेटाबेस नेम को हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस नेम जो भी आप डालो, यू शुड कीप इन माइंड कि आपने डेटाबेस नेम क्या चूज करा था। नेक्स्ट इज डीबी पैरामीटर ग्रुप। तो ये MySQL 8.0 है, यही रहने देते हैं। ऑटोमेटेड बैकअप हम नहीं चाहते इसको इनेबल करना, क्योंकि ऑटोमेटेड बैकअप अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम होगी और हो सकता है मुझे उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़े। अगर आप भी क्रिएट करते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट एक तरीके से देना पड़े, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको डिसेबल कर दो अभी फिलहाल के लिए एज अ डेमो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि हालांकि ये एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर हम रियल टाइम में डेटाबेस के बैकअप को इनेबल नहीं करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरा रियल टाइम में स्नैपशॉट लेना डेटाबेस को और उस डेटाबेस को रिकवर करना। सो दैट हम जब रियल टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एक्चुअली सिस्टम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तब हमें इसको इनेबल करना भूलना नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज इनेबल इंक्रिप्शन। अगर हम चाहते हैं डेटाबेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बनाना, तो इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज लॉग एक्सपोर्ट्स। अगर हम चाहते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू डेटाबेस में क्या एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करना, तो वी कैन चूज एनीथिंग, एनी ऑफ दीज ऑप्शंस सो दैट वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ द क्लाउड वॉच लॉग्स। बट अभी फिलहाल के लिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एनीथिंग बिकॉज हम अभी डेटाबेस की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अगर छोटे मोटे अपग्रेड इंस्टॉल हों, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएं, तो आप चाहते हो क्या इनको मेंटेन करना, येस और नो? तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो यू कैन डिसेबल इट। मेंटेनेंस विंडो आप चूज कर सकते हो कि आपका डेटाबेस कब मेंटेन हो, कब किस टाइम पे मेंटेनेंस एक्टिविटी आप चालू करना चाहते हो, तो यू कैन चूज अ डे और अ पर्टिकुलर टाइम और कितनी ड्यूरेशन तक ये एक्टिव रहे। आपने गौर करा होगा कभी कभी
अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट है तो आपके पास कभी कभी मैसेज आता होगा कि ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड मेंटेनेंस यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन, यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द सर्विसेज ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड काइंड ऑफ थिंग, ऐसा आता होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो शेड्यूल मेंटेनेंस का टाइम मैंने डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे लगा रखा है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या हर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड कि किस टाइम पर हम मेंटेनेंस एक्टिविटी को चालू करना चाहते हैं। तो वी कैन चूज एनीथिंग, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज डिलीशन प्रोटेक्शन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा डेटाबेस डिलीट ना हो, Malia is asking, can you show all previous chosen options? Yes. Let me finish. खत्म हो गया ऑलमोस्ट, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डिलीशन प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं डेटाबेस डिलीट ना हो, मेरा कभी भी मिस्टेकनली एक्सीडेंटली डिलीट ना हो। तो अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो डेटाबेस को डिलीट करने से पहले मुझे कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ तो मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर यहाँ इनेबल नहीं करता हूँ तो मैं डेटाबेस को यूजिंग सम 1 और 2 क्लिक्स डेटाबेस को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनेबल डेटा डिलीशन प्रोटेक्शन को डिसेबल कर रहा हूँ, इनेबल नहीं कर रहा हूँ, चेक बॉक्स पे अनटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट। यू कैन सी द RDS free tier is eligible for 12 month. Each calendar month free tier will allow you to use the RDS resources free up to 750 hours of RDS instance in a single availability zone, जो कि DB T2.micro, T3.micro, T4G.micro चूज कर सकता हूँ। 20 GB स्टोरेज यूज कर सकता हूँ। तो फॉर्चुनेटली मैंने 20 GB ही चूज करा है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और 20 GB का मैं बैकअप भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फ्री है, मुझे इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर आप यही सेम चीजें यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी चार्ज फॉर एनीथिंग। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मलिर की कौन कौन सी सेटिंग्स मैंने चूज करी है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्रिएट ऑप्शन लिया है मैंने, उसके अंदर माई एसक्यूएल लिया है इंजन टाइप, फिर माई एसक्यूएल 8.0.30 ये डिफॉल्ट था, मैंने इसको ही रहने दिया है। टेम्पलेट्स मैंने फ्री टियर टाइप ली है। अवेलेबिलिटी जोन बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहेगा क्योंकि मेरा फ्री टियर अकाउंट में ये तीनों ऑप्शंस डिसेबल्ड है। सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के लिए हम काम कर सकते हैं फ्री टियर के अंदर। देन सेटिंग्स में डेटाबेस नेम 1, डेटाबेस 1 बाय डिफॉल्ट है। मास्टर यूजर नेम एडमिन था बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड मैंने चूज कर लिया है Amazon 12, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड चूज कर लिया है Amazon 12, मेरे को दोबारा देना पड़ेगा जिससे कि आई विल बी एबल टू एक्सेस दैट डेटाबेस। नेक्स्ट थिंग इज इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। बर्स्टेबल क्लास जो बाय डिफॉल्ट दे रखी थी db.t3.micro, जिसमें 2 वर्चुअल कोर सीपीयूज मिलते हैं मेरे को और 1 GB रैम मिलता है, तो मैंने वही चूज कर लिया है। नेक्स्ट इज SSD मैंने GP2 चूज करा है जिसमें 20 GB स्टोरेज चूज करी है, ठीक है। और इनेबल ऑटो स्टोरेज, इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग को मैंने डिसेबल कर रखा है, आई डोंट वांट कि ये ऑटो स्केल हो मेरे लिए। उसके बाद मैंने डोंट कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस चूज करा है। उसके बाद VPC बाय डिफॉल्ट चूज करी है। सबनेट ग्रुप भी डिफॉल्ट था मेरे पास। पब्लिक एक्सेस को मैंने अलाउ करा है, यस करा है। VPC सिक्योरिटी ग्रुप आई हैव चूजन एग्जिस्टिंग वन, दैट इज डिफॉल्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोई अवेलेबिलिटी जोन मैंने प्रेफरेंस नहीं दी है, आई कैन चूज एनी वन ऑफ दीज 3। आपके में 6 ऑप्शंस आ रहे होंगे, 1A 1B 1C 1D 1E 1F, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड मैंने चूज करा है। मॉनिटरिंग मैंने इनेबल नहीं करी है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस में क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आपको डेटाबेस नेम डालना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर DB डाला है। डेटाबेस पैरामीटर ग्रुप बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, तो इसको मैंने कोई चेंज नहीं करा है। ऑटोमेटेड बैकअप को मैंने इनेबल नहीं करा है। इंक्रिप्शन भी इनेबल नहीं करी है। कोई भी एक्सपोर्ट लॉग मैंने इनेबल नहीं करे हैं, ठीक है। ऑटो सर्वर मेंटेन वर्जन अपग्रेड भी मैंने डिसेबल कर रखा है, यानी इनेबल नहीं करा है। सर्वर विंडो भी मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं दी है। डिलीशन प्रोटेक्शन को मैंने इनेबल नहीं करा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। मलेज अब क्लियर है, ये बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब मैं डेटाबेस क्रिएट करने पर क्लिक कर दूं। And I got a response from Rajdeep as well. Abhijit का भी response आ गया, ठीक है, thank you. So I'm going ahead to create the database. Thank you Malesh for the response. Next I'm going to create, click on creating the database. तो database create पर click करते हैं. It will take some time.
ठीक है, आप देख सकते हो इट इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक, ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, टेक्स अ फ्यू मिनट टू लॉन्च, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, एक बार हम फटाफट से इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डेटाबेस आइडेंटिफायर में नाम है डीबी डेटाबेस 1, रोल मैंने चूज करा है इंस्टेंस, है ना। माई एसक्यूएल कम्युनिटी इंजन मैंने चूज करा है, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, किस रीजन के अंदर है, ये मैंने चूज नहीं करा है, तो ये ऐसे ही आ रहा है डैश। साइज मैंने लिया है dbt3.micro, स्टेटस बता रहा है ये अभी क्रिएटिंग मोड में है, अभी क्रिएट हो रहा है। मेंटेनेंस मैंने कोई चूज नहीं करी है। वीपीसी ये वाला वीपीसी है। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन नहीं चूज करा है क्योंकि फ्री टियर में मल्टी अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट ही नहीं होता है। अगर मैं डेटाबेस 1 पर क्लिक करूंगा, आई गेट अदर डिटेल्स एज वेल। यहाँ पर कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मॉनिटरिंग के ऑप्शंस हैं, लॉग्स एंड इवेंट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। मेंटेनेंस एंड बैकअप मैंने कौन सा चूज करा है, और टैग्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज मैं इसको 1 बाय 1 देख सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए जब क्रिएट हो जाएगा तब हम इसके ऊपर आएंगे दोबारा से। ठीक, तो डेटाबेस आप देख सकते हो 1 आउट ऑफ 20 डेटाबेस इंस्टेंसेस आर गोइंग टू बी लॉन्च। जब तक ये लॉन्च हो रहा है तब तक हम फटाफट से क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस और लॉन्च कर लेते हैं, तो जिससे कि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, पहले उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें और फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू एक्सेस इट। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च बार में EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक कि डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, आप फटाफट से एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लो, ठीक है, पैरेलली मेरे साथ। तो इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वी नीड टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, और वो लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम विंडोज पे जाएं या लाइनक्स पे जाएं। तो हम सबसे पहले विंडोज पे चलते हैं, विंडोज DB सर्वर, मैंने नाम दे दिया विंडोज DB सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन OS इमेज कौन सी चूज करनी है, तो ऑब्वियसली मैंने विंडोज चूज करी है, तो यहाँ पर विंडोज पे क्लिक कर लेते हैं। इंस्टेंस टाइप कौन सा लेना है, फ्री वाला ही ले लेते हैं, t2.micro। देन कीपेयर लॉगिन के लिए हमें चाहिए तो हम वही पुराना ले लेते हैं इसमें, या फिर आप खुद से एक नया भी कीपेयर क्रिएट कर सकते हो और उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो एक्सेस। नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क सेटिंग्स, और नेटवर्क सेटिंग्स में हमारे पास VPC, अब आपको ध्यान देना होगा VPC बाय डिफॉल्ट एक ही है ना, और ये सेम वही VPC होना चाहिए जो VPC हमारा इस डेटाबेस के लिए है। तो मैंने दूसरा VPC बनाया ही नहीं है, ना ही आपने बनाया होगा होपफुली, तो आप यही सेम VPC से कनेक्ट होगी। नेक्स्ट, सबनेट कोई चूज नहीं करना है मैंने, ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल रहने देते हैं। अब हम चूज करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में चूज करते टाइम ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने वहां पर चूज करा है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, आई नीड टू चूज द सेम सिक्योरिटी ग्रुप टू कनेक्ट विद दिस इंस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मिसमैच होगा तो शायद मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट ना कर पाऊँ। तो ऐसे केस में आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, I will be selecting from the existing security group। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर मैं तो जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप चूज करा है मैंने, वही डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जैसा एक सिक्योरिटी ग्रुप में अगर बना लूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट अगर आपने सपोज डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में कोई चेंज कर दिया और आप इस डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करना भूल गए, तो बड़ा दिक्कत होगी कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं कभी भी दो इंस्टेंसेस को कनेक्ट करता हूं तो हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप प्रेफर करते हैं, सो दैट अगर एक में चेंज हो तो पैरेलली, क्योंकि दोनों इंस्टेंसेस के साथ मैंने ये सेम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रखा है, तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप एक बार अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों इंस्टेंसेस में पैरेलली अपडेट हो जाए, तो मुझे दोबारा उसको अपडेट ना करना पड़े। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच कर लें। नेक्स्ट थिंग इज, सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सा वाला लिया था हमने, डिफॉल्ट वाला। तो यहाँ देख सकते हो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफॉल्ट के नाम से कोई और नहीं है, डिफॉल्ट यही है, तो इस डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर स्टोरेज, तो 30 GB है, 30 GB रहने देते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो हम एक लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर लेते हैं एंड यू कैन सी कि सक्सेसफुली ये मेरा इनिशिएशन हो चुका है लॉन्चिंग ऑफ द इंस्टेंस के लिए। अब हम इस ID पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो गया, अगर हाँ तो क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने भी इंस्टेंस लॉन्च कर लिया होगा। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में दैट you have also initiated or launched the EC2 instance, Windows type with same configurations. Okay, Kirti, I got the response from Kirti and Rajdeep. Very good. Thank you guys for the response.
next thing that we need to do is we need to wait for status check to be 2x2 check passed, जब तक कि हम उसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। तभी हम एक्सेस करेंगे, तभी हम आगे के काम कर सकते हैं। ठीक, मीनवाइल हम देख लेते हैं कि हमारा इंस्टेंस जो डेटाबेस का लॉन्च हुआ था वो क्या रनिंग मोड में है। एक बार डीबी इंस्टेंस पर क्लिक करके देखते हैं, तो यू कैन सी कि इट इज अवेलेबल, है ना, ये अवेलेबल है। और अभी फिलहाल के लिए ये 2.96% ऑफ जीबी यूटिलाइज कर रहा है, सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, इट इज अवेलेबल। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंस्टेंस पर क्रिएट करना है। तो इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। आई होप अब शायद कनेक्ट हो जाए, तो एक बार ट्राई करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, चेकबॉक्स पे टिक करते हैं, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। और जैसे ही क्लिक ऑन कनेक्ट करेंगे, हमें आरडीपी क्लाइंट पे रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड करना है। यू कैन सी इट इज डाउनलोडेड। और अब हमें उसके गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अपलोड करनी है प्राइवेट की फाइल विद द नेम ऑफ s1.pem। ठीक है, ये मैंने फाइल अपलोड कर दी, डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करा, एंड यू कैन सी द पासवर्ड इज क्रिएटेड। ये पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ। विंडोज सर्वर आरडीपी वाली फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपने सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं। पेस्ट करते हैं सिक्योरिटी की और ओके करते हैं, तो यू कैन सी कि मैं सिस्टम पर लॉगिन कर चुका हूँ। जब आप लोग सिस्टम पर लॉगिन कर लो तो मुझे बताना, जब तक कि हम वेट करते हैं कि ये अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ अपलोड एक तरीके से इनिशियलाइज हो जाए। कोई डाउट है इस स्टेप तक? ओके, ठीक है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ ये सिस्टम मेरा लॉन्च हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि यहाँ पर इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स लिखी भी ना आ जाए। इंस्टेंस टाइप, अवेलेबिलिटी जोन, नेटवर्क स्पीड, सिस्टम नेम, अदर थिंग्स। ठीक है, देयर वी गो। तो ये आ चुकी है हमारी। अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं सर्वर मैनेजर पे, और सर्वर मैनेजर पर जाकर के हमें कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। तो वी नीड टू क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। आप सब लोग इंस्टेंस लॉन्च कर चुके हो, इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत है, देन वी कैन डिस्कस। आई डिड नॉट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन, दैट मीन्स कि आप सिस्टम में लॉगिन कर चुके हो ना। एक बार कंफर्मेशन दे दो, चैट बॉक्स में बता दो। ओके, कीर्ति सेइंग सर मेरा इंस्टेंस कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, आप लोगों के साथ भी यही सेम इशू है क्या? यस सर, नॉट एबल टू कनेक्ट। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको राजदीप, तुम्हें वो बना दूं, मैं होस्ट बना दूं, अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? यस सर। ओके गुड। तो अब मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यू आर द होस्ट नाउ। ओके सर, जस्ट कीर्ति और बाकी स्टूडेंट्स अगर सेम प्रॉब्लम है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मलेश, डू वी हैव टू चूज एनीथिंग इन एडवांस डिटेल्स ऑफ इंस्टेंस? नहीं, नहीं मलेश, वी नीड नॉट टू चूज एनीथिंग। सर स्क्रीन विजिबल है? ओके, या स्क्रीन इज विजिबल। जस्ट सर यही लॉन्च करना है ना? हाँ हाँ हाँ, जो अभी आपने बनाया कनेक्ट करो। ओके, एक काम करो, इसको कैंसिल करो। यस राइट, गो टू द इंस्टेंस, ऊपर जाना जरा, इंस्टेंसेस पे जाओ, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो। इंस्टेंस आईडी, ये वाला सर? हाँ विंडोज वाला, हाँ।
ये 2 क्यों चला रखे आपने? कुछ कर रहे थे पहले, टेस्टिंग कर रहे थे? नो सर, ये पता नहीं कैसे चलते रहे। डिलीट कैसे होगा सर ये? डिलीट क्लिक करो और इंस्टेंस स्टेट पे जाके टर्मिनेट कर दो। ओके। ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो डिलीट कर दिया ना आपने? पता लगा ऑटो स्केलिंग में लगा रखा हो आपने ये। यस सर, वो तो ऑफ कर दिया था सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ना एक बार इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो, नीचे वाले की। यस। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी में जाना, जरा नीचे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे क्लिक करो, सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाओ। सिक्योरिटी ग्रुप्स आईडी, हाँ यही वाला। आफ्टर दैट एक बार जरा इनबाउंड रूल पे चेक करना, नीचे आना जरा, इनबाउंड रूल्स में क्या क्या अलाउड है। ऑल ट्रैफिक अलाउड है। एक काम करो, इसको एडिट इनबाउंड रूल पे जाओ, यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स, यस। कीर्ति एक बार चेक करना आपके में भी सेम यही सेटिंग्स हैं, ऑल ट्रैफिक अलाउड है। और ओके ओके, तो सेम थिंग आप भी कर लेना पैरेलली, है ना? डूइंग द सेम नाउ, गुड गुड। ऐड रूल्स करो, ऐड रूल्स पे क्लिक करो, नीचे नीचे रूल्स, है ना? यहाँ कस्टम टीसीपी की जगह क्लिक करो और यहाँ पर डाल दो आरडीपी, नीचे आरडीपी। एंड यू कैन सिलेक्ट कस्टम, सोर्स की जगह कस्टम में यहाँ पर लिख लो एनीवेयर IPv4, पहला वाला, ठीक है? एंड देन सेव रूल्स कर दो। ओके, सेव हो गया। एक बार जरा आप इंस्टॉल करना, इसको क्लिक करना नीचे, इसको सर यही सर्वर आरडीपी कौन ये नीचे आ रहा है ना, आरडीपी चाहिए सर? कनेक्ट, हो गया। देयर वी गो। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर दो। कीर्ति एक बार ट्राई करो, आपका हो गया रन, कनेक्ट हो गया। ओके, एक बार चेक कर लो। बाकी स्टूडेंट्स अगर नहीं हुआ है तो एक बार यही सेम स्टेप्स फॉलो कर लो, सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट थिंग, फिर हम पैरेलली सेम टाइम पे सेम चीज कर पाए सभी लोग। कीर्ति जब कनेक्ट हो जाए मुझे बता देना, ठीक है? सर और ट्रैफिक को डिलीट करना है? और ट्रैफिक को डिलीट करने की जरूरत तो नहीं है, आरडीपी को ऐड कर दो और फिर उसके बाद सेव कर दो, सेव रूल्स कर देना, उसके बाद आप इंस्टेंस को कनेक्ट करना, ठीक है? होपफुली शायद उसके बाद आप कनेक्ट कर पाओ। नहीं होता है देन वील डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको रिमोट दे देता हूँ, फिर आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके बताना। ठीक डन है, सर। तो राजदीप का ये हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है राजदीप? यहाँ पर सर्च में जाके सर्वर मैनेजर सर्च करना है आपको, थोड़ी देर वेट कर सर्वर लो। मैनेजर, हाँ, एक बार बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस लॉन्च होने तो उसके बाद थोड़ा सही चलेगा सिस्टम। सर्वर मैनेजर सर्च करोगे, सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना, यस। कीर्ति, आर यू एबल टू लॉग इन टू द सिस्टम नाउ? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो सो दैट वील गो अहेड। ओके गुड, थैंक यू कीर्ति फॉर द कंफर्मेशन। नाउ राजदीप, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल बी एबल टू सी कि अब आप क्या कहते हैं, एक तरीके से वेब सर्वर मैनेजर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, वी नीड टू क्लिक ऑन लोकल सर्वर्स फर्स्ट। यहाँ लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे वी कैन सी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें यहाँ पर चेंज करनी है। एक तो हमें इस फायरवॉल को ऑफ करना है। यू कैन सी मेरा जो माउस का कर्सर है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल, ये ऑन है, इसको मुझे ऑफ करना है, ठीक है? और दूसरी चीज इसी लाइन में आगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस है, इसके नीचे आप IE एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको भी मुझे ऑफ करना है। ये दो चीजें मुझे ऑफ करनी है, सो दैट विंडोज में बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपने फायरवॉल की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है तो वहां पर मेरे को कुछ इशू हो सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इनको सीधे सीधे ऑफ कर देंगे पहले, सो दैट
हमें एक्सेस करते टाइम कोई इशू ना आए। ठीक, तो इस पर क्लिक करा, पब्लिक फायरवॉल पे क्लिक, पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक करा और यहाँ पर डिफेंडर को कर दिया ऑन, और ऑन की जगह ऑफ। ठीक है, इसको कर दिया हमने सेव। एक बार देख लेते हैं कि ये सेव हुआ। सेव होने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा रिफ्रेश पर क्लिक। तो यू कैन सी रिफ्रेश लोकल सर्वर यहाँ ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। यू कैन सी इट इज ऑफ नाउ। उसके बाद हम चलेंगे IE एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस पे, इसको भी करना है हमें ऑफ। तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे और ये दोनों ही जगह आप कर दोगे ऑफ, यूजर लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी। हालांकि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट अगर इन केस विंडोज का मामला है, एक्सेस हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा किसी एक टाइम पर आगे पता लगे कि भाई ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा, तो ज्यादा बेटर है हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑफ हो गया, इट इज ऑफ नाउ। ठीक, डन। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं इसको क्लोज कर देते हैं और एक बार अपने मेन सिस्टम में आके हमें एक चीज और करनी है। इस इंस्टेंस पे जाओ, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ और एक सिक्योरिटी ग्रुप HTTP का और ऐड कर लेते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये तीन रूल्स डाल रखे हैं, एक और एडिट कर लेता हूँ। आपके में केवल एक ही ग्रुप होगा, RDP और ट्रैफिक, है ना। मैं यहाँ पर ऐड रूल कर लेता हूँ और ऐड रूल करता हूँ मैं किसका, HTTP का। ठीक है, और अलाउ कर देता हूँ ट्रैफिक को एनीवेयर से। ठीक, सेव कर देता हूँ रूल्स को, दैट्स इट। तो अब मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 4 परमिशंस हैं। आपके में हो सकता है केवल 2 ही परमिशंस हो, एक और ट्रैफिक वाली, एक RDP वाली। अब आप एक तीसरी परमिशन HTTP और ऐड कर लो। ठीक है, डन। आगे चलें। तो जैसे ही मैंने इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये रूल ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली ये सेम सिक्योरिटी ग्रुप का रूल मेरे डेटाबेस पर भी अलाउ हो जाएगा। तो आपको सेपरेटली उस डेटाबेस के रूल को अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज दोबारा उस इंस्टेंस पर चलते हैं और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट टाइम जब हम सिस्टम पे लॉगिन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, सर HTTP वाला रूल ऐड करना है, कैसे ऐड करना है राजदीप? अगेन द सेम थिंग, सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ। सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद आपको एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाना है, वहां पर ऐड रूल पे क्लिक करना है। जैसे हमने अभी RDP वाला करा था, बिल्कुल सेम उसी वे में HTTP भी करना है। HTTP पे क्लिक कर लो, फिर IPv4 एनीवेयर IPv4 सिलेक्ट कर लेना और उसको सेव कर देना, दैट्स इट। ठीक है राजदीप? ओके, नाउ मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आ चुका हूं। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, खुल जा भाई। हाँ, ठीक, वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर। थोड़ा स्लो चलेगा ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा हमें भी स्लो चलना पड़ेगा। वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, ठीक, इसको सर्च करेंगे हम। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पेज पर हमें जाना है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल सर्विस है, उसको यूटिलाइज करके हम लोग उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यू कैन सी कि ये वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर आ चुका है और हमें डाउनलोड दी ऐप का ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं हम। अदरवाइज हम इस इंस्टॉलर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वेब PI
x64 इंस्टॉलर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, चलेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं x64 इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेता हूँ। सॉरी, x86 मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक मैंने सिस्टम x86 ही होगा। एक बार प्रॉपर्टी में चेक कर लेते हैं। गो टू दी फोल्डर, दिस पीसी प्रॉपर्टीज, x86 होना चाहिए आई थिंक। अच्छा, यहाँ नहीं होगा, हम देखेंगे अपना यहाँ से EC2 में जाके। आर्किटेक्चर हमने x86 ही लिया था ना, तो शायद x86 ही होगा। आई थिंक हम, चलो दूसरी तरीके से चेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करेंगे नहीं हम, बस क्लिक करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं विंडोज चूज करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर x86 आर्किटेक्चर आ रहा है, तो हमें x86 आर्किटेक्चर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग है, हमने चेंज नहीं करी थी, x86 लिया था, है ना, ये डिफॉल्ट था, तो हमें इसको भी चूज करना है। दैट मीन्स हमें इस इंस्टेंस में x86 वाला इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस डाउनलोड में आपको वो x86 इंस्टॉलर दिख जाएगा। यू कैन सी इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। अलाउ कर देते हैं इसको मल्टीपल फाइल डाउनलोड करने के लिए, और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा वील बी क्लिकिंग ऑन दी फाइल। ठीक है, ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं। ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर है, मतलब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा हम जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत। ठीक है, कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज। ओके, ठीक है, तो वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर 64 वाला ट्राई करते हैं। ओके, ये रन हो रहा है, तो भाई 64 वाला ही रन होगा, x86 वाला रन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम x86 वाले को इस पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 64 वाला हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। वाई x86 वी हैव टेकन x64 इंस्टेंस। मुझे ध्यान है शायद कि हमने जब कीर्ति, जब हमने इंस्टेंस लॉन्च करे थे ना, तो आई थिंक जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं एक बार चलते, तो यहाँ x86 आता है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मुझे लगा शायद कि x86 वाला होना चाहिए। एनीवेज, ये गलत है बिकॉज वहाँ पर उसने इंस्टॉलेशन के लिए मना कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट x64 वाला ही हमें करना पड़ेगा। सो जिस क्लिक, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, मेरा इंस्टॉलेशन वाला काम खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक, sir, it says 32-bit installer cannot be installed on 64-bit Windows. राजदीप, आपने कहाँ से डाउनलोड करा था? अभी जो मैंने आपको शो करा उसमें 64 और 86 दो आ रहे हैं, तो आप 64 वाला बिट इंस्टॉलर से इंस्टॉल करो। ओके सर। है ना, आपने शायद किसी दूसरे पेज पर चले गए और सर दूसरे पेज 86 पर वाला करा था पहले। 86 वाला मत करो, 64 वाला कर लो, है ना। ओके ठीक सर। है, ये काम हो चुका है, मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधे सीधे उस ऐप को सर्च करूंगा, वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, ये ऑप्शन मेरे को दिख रहा है एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये क्लिक करेंगे हम तो थोड़ी देर में ये प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर 5.1 मेरा ओपन हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, हम विंडोज के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लिनक्स में ये सेम प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी। हमें केवल एक कमांड यूज करनी है, वो कमांड के थ्रू वील बी एबल टू इंस्टॉल द थिंग्स ऑन आवर सिस्टम, और फिर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है,
तो अगर प्रॉपर कुछ 2-3 महीने पहले आई थिंक मैंने ये सेम चीज परफॉर्म कर रखी थी. व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेप बिफोर वेब प्लेटफॉर्म? मलयज, वेब प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले हमें बेसिकली सर्वर मैनेजर में जा करके एक तो विंडोज फायरवॉल सेटिंग्स को टर्न ऑफ करना है, और दूसरी चीज हमें IE एनहेंस सिक्योरिटी ऑप्शन को भी ऑफ करना है. सर्वर मैनेजर में जाओ, वहां पर लोकल सर्वर ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, वहां पर जाओ और उसके बाद आपको दो चीज ऑफ करनी है, एक विंडोज फायरवॉल और एक IE एनहेंस सिक्योरिटी ऑप्शंस. ठीक है, ओके गुड. अब ये वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर मेरा ओपन हो गया है. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस पे जाऊंगा. एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ सर्च करूंगा MySQL. जैसे ही मैं MySQL सर्च करूंगा, देयर यू कैन सी कि MySQL विंडोज 5.5 ऑप्शन आ रहा है, 5.1 भी आ रहा है. यू कैन चूज एनीथिंग. आपने 5.5 लेटेस्ट वाला चूज कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पर ऐड पर मैंने क्लिक करा और इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ मैं. जैसे ही मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि इसको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड क्या रखना है आपको. तो पासवर्ड मैं वही सेम रख लेता हूँ, Amazon12, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. पासवर्ड सेम है और इसको सेव कर लेते हैं सो दैट इट वोंट आस्क मी अगेन. ठीक, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. अब ये स्टेप थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि इंटरनेट से ये बेसिकली वो SQL 5.5 के एप्लीकेशन को सर्च करेगा, फिर मुझे ये एप्लीकेशन का लिंक देगा और फिर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देन ओनली आई गो अहेड टू द इंस्टॉलेशन. ठीक, तो लगभग 2 से 3 मिनट ये स्टेप मेरा लगाएगा. ड्यूरिंग दैट टाइम आप फटाफट से कोई भी टास्क पिछला वाला अगर रह गया है उसको कंप्लीट कर लो, या कोई चीज मुझसे पूछनी है आप भी ड्यूरिंग दैट टाइम पूछ सकते हैं. कोई डाउट तो नहीं है? सब लोग ने इस स्टेप तक मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं इस स्टेप तक? एक बार बता दो जब तक ये वेट स्टेट में है. ओके, राजदीप इज सेइंग यस, कीर्ति इज आल्सो सेइंग यस. बस केवल 2 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. थोड़ी देर पहले तो कुछ ज्यादा स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे थे. मलयज, आप कनेक्ट कर पा रहे हो मलयज? ओके सर, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर. नो सर, वो लोड हो गया मेरा. अच्छा, लोड हो गया, मेरे में नहीं हुआ अभी. हाँ, तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लो आप. तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया आपके में? नो सर, वो वहाँ पे एरर आ रहा है. अच्छा, एरर आ रहा है. एक सेकेंड, प्रोडक्ट फेल टू लॉन्च. अच्छा, लेट मी मेक यू दी होस्ट. कीर्ति, आपको होस्ट बनाता हूँ. कीर्ति, आप मुझे स्क्रीन शो करो जरा, फिर देखते हैं क्या है प्रॉब्लम. मेरे में आता तो मैं बताता. आप होस्ट हो कीर्ति, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो. ओके, so you can see we are sorry, the following product we have failed to install. The product did not download successfully. Okay, एक बार फिनिश करना है इसको दोबारा. एप्लीकेशन में जाके यहाँ एप्लीकेशन पे जाओ, सर्च कर लो MySQL 5.5 SQL, सर्च एंटर मारो, ऐड, इंस्टॉल, कंटिन्यू.
इज टेकिंग टाइम एनीवेज। राजदीप, आपके में भी यही सेम एरर है? ये सर दोबारा भी काउंट कर दिया, फिर भी सेम है। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर मेरे में कुछ आया है, मैं देखता हूँ कि मेरे में क्या है। ठीक है, ये आ रहा है। तो आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करा है ना, उसमें एरर आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके देखते हैं। इसमें आपका एरर आ रहा है तो हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। ये डाउनलोड हो जाएगा। आई कैन सी इन द डाउनलोड विंडो 99 MB का फाइल है, नहीं 41.2 MB का है। ओके, 99 कहाँ शो कर रहा था? ये 99 शो कर रहा है, वहां पर 41 डाउनलोड हुआ है, क्या चक्कर है? ओके, देखते हैं क्या सीन है। डाउनलोड्स में चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। मे बी शायद एक्सेप्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, टिपिकल कस्टम, टिपिकल इंस्टॉल। आप लोग भी इसी चीज को फॉलो कर लो, है ना। मैंने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद मैंने टिपिकल चूज करा और फिर नेक्स्ट कर दिया। ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट मी सी कि ये लॉन्च होता है या नहीं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको तो क्लोज ही कर देते हैं हम, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत नहीं है, और इसको भी डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि इसका काम भी हो चुका। नेक्स्ट, डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन या स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल एज अ विंडो सर्विस, यस। इंक्लूड बिन डायरेक्टरी इन विंडो पाथ, ये भी कर लेते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू गेट द, जैसे माई एसक्यूएल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाए। ठीक है, सर सेटअप टाइप में क्या करना है? इसमें सेटअप टाइप फिर 3 ऑप्शन आ रहा है, टिपिकल, कस्टम, कंप्लीट। हाँ, टिपिकल वाला ले लो, पहला वाला, फिर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में रूट पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, तो Amazon12 सेम पासवर्ड दे देते हैं। ओके, और यहाँ पर इनेबल रूट एक्सेस फ्रॉम रिमोट मशीन्स कर देते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू गेट द एक्सेस, है ना। यहाँ पर इनेबल रूट एक्सेस फ्रॉम रिमोट मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, सो दैट इट विल बी कॉन्फ़िगर्ड अकॉर्डिंगली। किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो पूछ लेना। वैसे इन सेटिंग्स के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम ही करूंगा ये, क्योंकि शायद ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होती थी। मैंने लास्ट टाइम जब करा था तो नहीं करा था। एनीवेज, देखते हैं एक बार। सर, साइन अप वगैरह भी करना पड़ेगा माइस्क्यूएल डाउनलोड करने के लिए? नहीं, साइन अप की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है ना। एक बार cmd ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और लेट मी सी कि माई एसक्यूएल एंटर कर रहा हूँ मैं तो कुछ हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अब मैं डेटाबेस पे जाता हूँ, डेटाबेस 1, और यहाँ से मुझे एक एंड पॉइंट URL चाहिए होगा। There you can see under that connectivity and security you have an end point। ये URL मुझे लॉगिन करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस इंस्टेंस पे जाते हैं, और एक कमांड मैं लिख रहा हूँ, आप पैरेलली मेरे साथ लिखते रहिएगा, mysql -h
ठीक है, और यहाँ पर हम अपना एंड पॉइंट यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें यूजर नेम डालना है, उसके लिए हम लिखेंगे -u, और यूजर नेम जो मास्टर यूजर नेम था MySQL को एक्सेस करने के लिए वो था एडमिन, तो मैंने -u स्पेस एडमिन लिख लिया। फिर पासवर्ड हम एंटर करेंगे अगली विंडो में, तो -p लिखेंगे पासवर्ड के लिए, और जो db इंस्टेंस नेम मैंने बनाया था वो बनाया था db नाम से, ठीक है, तो हम यहाँ पर db लिखेंगे। अब एंटर करेंगे तो यू कैन सी कि इट इज आस्किंग मी द पासवर्ड। पासवर्ड चूज करा है मैंने Amazon12, यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, और अगर सब कुछ ठीक है, यस यू कैन सी कि आई एम इनटू द डेटाबेस, MySQL के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। तो विद द सेम वे होपफुली यू विल बी एबल टू गेट द सेम थिंग। मैं एक बार आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। MySQL, फिर उसके बाद -h, फिर उसके बाद लिखना है एंड पॉइंट URL, फिर उसके बाद लिखना है -u यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका यूजर नेम, फिर -p, और फिर उसके बाद लिखना है आपने db, ठीक। जो चीजें आपको लिखनी है ये मैं हिंट के तौर पे ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ, सो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। I send you that MySQL -h, फिर एंड पॉइंट URL, वो आप अपने डेटाबेस से सेक्शन से कॉपी कर लो, फिर -u यूजर नेम के लिए, -p, और फिर उसके बाद db, ठीक है। तो आप अपने डेटाबेस के अंदर पहुंच जाओगे। अब अगर आप कोई भी चीज रन करना चाहते हो, डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो, कोई चीज क्रिएट करनी है, एंड यू कैन डू एवरी सिंगल थिंग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, यू कैन इजीली डू दैट, है ना। मैं हेल्प सर्च करता हूँ तो आई कैन सी लिस्ट ऑफ MySQL कमांड्स। अब मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया सर रेडी टू एक्सिक्यूट में क्या सिलेक्ट करना है? एक सेकेंड, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, सो दैट राजदीप ना, यस सर। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना मुझे, फिर आई विल बी एबल टू टेल यू, ठीक है। यू आर द को होस्ट नाउ, यू कैन शेयर द स्क्रीन। सर यहाँ पे सर। इसको एग्जीक्यूट सिलेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो बस। ओके। ये जितने एग्जीक्यूट होते जाएंगे तो ये चेक मार्क बनते जाएंगे कि हाँ ये स्टेप मेरा एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज जस्ट फॉर दैट पर्पस ओनली, ठीक है। ओके सर। ओके डन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और आप MySQL तक पहुंच गए होंगे, है ना। ये स्क्रीन यस। आपको विजिबल होगी, ठीक है, क्लियर है। एक बार अगर आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, कोई भी स्टूडेंट, कीर्ति, राजदीप तो अभी आप इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर URL एंड पॉइंट डाला है, देन यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ द MySQL, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, आई एम इनटू द एडमिनिस्ट्रेटर। मैं वंस अगेन एक बार दोबारा आपको बताता हूँ क्या लिखना है मुझे। MySQL, उसके बाद -h, फिर ये एंड पॉइंट URL। ये एंड पॉइंट URL कहाँ से लाऊंगा मैं? इस एंड पॉइंट URL को हम कॉपी करेंगे डेटाबेस के अंदर जाके, डेटाबेस 1 जो हमने डेटाबेस क्रिएट करा है उसके अंदर जाके, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर, यू कैन सी दिस इज द एंड पॉइंट URL। ये एंड पॉइंट URL हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट में इंसर्ट करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे -u, दैट इज फॉर यूजर नेम। यूजर नेम है मेरा मास्टर यूजर नेम, दैट इज एडमिन। फिर उसके बाद मैंने पासवर्ड चूज करना है, तो पासवर्ड के लिए आई विल बी टाइपिंग एज -p। ये पासवर्ड अगली लाइन में मुझसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ -p, फिर उसके बाद एक स्पेस देके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो भी हमारा इंस्टेंस नेम था, db, ठीक है, db। हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हमने टाइप करा था Amazon12, तो ऑटोमेटिकली आई विल बी इन दी MySQL, ठीक, क्लियर हो गया। उसके आगे जो भी चीजें करनी है वो बहुत डिटेल में आप SQL, या जब SQL पढ़ोगे या पढ़ रखा होगा आपने, तो आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। बस हमारा मेन काम था, हम SQL के अंदर आ जाते हैं, SQL के अंदर हम आ गए,
दैट मीन्स वी आर एबल टू कनेक्ट द इंस्टेंस रिमोटली। ठीक है, एक बार आप मुझे बता दो कि आर यू ऑल्सो एबल टू लॉग इन टू द एसक्यूएल सेक्शन? अगर सर आप यूजर नेम में क्या भरना है? यूजर नेम में डैश यू, जो एडमिन आपने माई एसक्यूएल में डिफॉल्ट अगर चेंज नहीं करा होगा तो एडमिन होता है डिफॉल्ट, तो यू ओके नीड सर। टू टाइप इन एडमिन, ये जो है एडमिन, फिर डैश पी और फिर डीबी। अगर आपने डीबी ही नाम चुना हो इसका तो डीबी आप चूज करोगे, अदरवाइज आपने अगर कोई और नाम चूज करा है तो आपको वो देना पड़ेगा। एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। सर यहाँ पे वो आ रहा है माई सिक्योर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। माई सिक्योर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसका मतलब आपने कोई सेटिंग थोड़ा चेंज कर दिया है। कीर्ति, आप मुझे बताओ जरा एक बार, आपके में ठीक आ रहा है? आर यू एबल टू कनेक्ट टू दी एसक्यूएल? मालियाज, क्या आपने कर लिया? अच्छा सर, अभी इंस्टॉल हुआ जस्ट। ओके कीर्ति, मालियाज आपने इंस्टॉल कर लिया है क्या? अभिजीत, सर डिटेल्ड कॉन्फ़िग और स्टैंडर्ड कहाँ पे बात कर रहे हो आप? इंस्टॉलेशन के टाइम पे? हाँ, स्टैंडर्ड ले लो। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में क्लिक करोगे आप तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं फिर, आई थिंक इस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आप अपने जो कोऑर्डिनेटर है उनसे ले लीजिएगा। जो स्टेप्स मैंने यहाँ शो करे थे आप वही वही सेम स्टेप्स फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू लॉग इन, क्योंकि मैंने और कोई चेंज नहीं करा है और मैं अपने इस पेज पर लॉग इन कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल यही सेम प्रोसेस एक लिनक्स इंस्टेंस के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे वो बता देता हूँ। वो शॉर्ट तरीका है, फिर उसके बाद हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा आई होप सिलेबस में हमें रूट 53 रह गया है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर रह गया है, और इलास्टिक बीन स्टॉक रह गया है, और एक रह गया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज डॉकर। ठीक है, तो वील बी डिस्कसिंग इन मोस्ट प्रोबेबली शायद हम कल या मंडे में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लें, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो उस एक्स्ट्रा लेक्चर में भी कवर अप ना हो, इसलिए हम फटाफट से इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के बाद दोबारा मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, या फिर आपके पास मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, यू कैन आस्क मी ऑन दैट टू। ठीक है गाइस, तो आगे चलें। कीर्ति, अगर आपका रन हो गया हो एक बार तो मुझे बता दो। सर ये माई सिक्योर दोबारा से इंस्टॉल कर लो। एक बार दोबारा से इंस्टॉल करके देख लो। हाँ, ठीक है, बट अभी आप इंस्टेंस कनेक्ट डिस्कनेक्ट मत करना, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप उस टाइम पे कर लेना। अभी फिलहाल के लिए हम लिनक्स सेम इंस्टेंस को लिनक्स पे कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो उसके थ्रू यही सेम प्रोसेस आप लिनक्स के थ्रू भी कर सकते हो। लिनक्स में बहुत आसान प्रोसेस है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिनक्स में ही डील करोगे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो एक बार वो स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा से माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, कीर्ति एक ओके बार सर। आप मुझे बता दो कि क्या आपने इंस्टॉल कर लिया? मलियाज, आपका इंस्टॉल हो गया? नो सर, रन कर रहे हो अभी? ठीक है, कर लो एक बार। अदरवाइज एक काम करते हैं फिर, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं सीधे सीधे लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, लिनक्स इंस्टेंस इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली एक नया। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं गाइस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। और इसको कर देते हैं बंद, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, या मिनिमाइज कर लेते हैं। फटाफट से चलते हैं हम इंस्टेंस के ऊपर और एक नया इंस्टेंस लिनक्स डीबी सर्वर नाम से
इंस्टॉल करते हैं जिसमें हम लिनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे। ठीक है, कमांड डालने पर पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं आया मेरे सिस्टम में। ओके, कमांड ठीक से डाली है आपने कीर्ति? कोई एरर आ रही है? या फिर आप एसक्यूएल में, अच्छा एरर आ रही है, क्या एरर है? या तो आप चैट बॉक्स में भेज दो, या तो मुझे आप क्या कहते हैं बोल के बता दो, या फिर आपको, ओके दोबारा ट्राई करते हो, ठीक है दोबारा ट्राई करो। आप कंटिन्यू कर, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ठीक है कीर्ति, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए हम कहाँ थे, हम अपना एक लिनक्स टाइप का इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे। पैरेलली आप लिनक्स वाला इंस्टेंस लॉन्च कर लेना, सो दैट आप कम से कम एक स्टेप तो मेरे साथ चलते रहो। ठीक है, लिनक्स विंडोज वाला, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है तो आप अपने जो भी क्या कहते हैं मेंटर हैं उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपसे आपको इसका लिंक शेयर कर देंगे या वीडियो शेयर कर देंगे, आप वहां से इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिनक्स डीबी सर्वर नाम से इसका नाम सिलेक्ट कर लिया है। देन लिनक्स AWS चूज कर लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, इंस्टेंस टाइप t2.micro रहने देते हैं। की पेयर नेम सिलेक्ट करते हैं S1। नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ पे भी हमें एग्जिस्टिंग चूज करना है, और वो एग्जिस्टिंग मैंने क्या चूज करा है, डिफॉल्ट वन। ठीक है, तो डिफॉल्ट ले लेते हैं। उसके बाद 8 GB रैम है। ठीक है, एडवांस डिटेल्स में नहीं जाते, सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो केवल दो चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो इसका नाम कोई भी रख सकते हो आप, विंडोज टाइप ना चूज करने की बजाय आपको लिनक्स चूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और की पेयर t2.micro फ्री अवेलेबल है, ये चूज कर लेना। की पेयर मैंने सेम रखा है S1, आप चेंज भी कर सकते हो। नेटवर्क सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग वाला चूज करना है जो कि डिफॉल्ट है, जिससे हमने डेटाबेस इंस्टेंस कनेक्ट करा है। ठीक है, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ये इंस्टेंस लॉन्च होगा, एक आईडी क्रिएट हो चुकी है, और आप देख सकते हो इस आईडी पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आई विल बी एबल टू गेट द एक्सेस टू द इंस्टेंस। एक बार ये पेंडिंग स्टेट में है, ये रनिंग स्टेट में आ जाए, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। रनिंग हो गया है, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। मीनवाइल अगर आप ने सिक्योरिटी ग्रुप चूज करा है, यही वाला जो मैं बता रहा था आपको, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में लिनक्स डीबी सर्वर पे जाओ। ठीक है, और इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाना, और आपके वाले में ये सिक्योरिटी ग्रुप, ये है सिक्योरिटी ग्रुप। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 4 चीजें नहीं होंगी आई थिंक आपके में। और ट्रैफिक होगा, RDP होगा, HTTP होगा, बट आपके में SSH नहीं होगा। ठीक है, तो आप एडिट इनबाउंड रूल्स में जाने के बाद आप SSH को इंक्लूड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना? मैंने ये ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है, जिससे कि मैं यही सेम सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स और विंडोज दोनों टाइप के सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। आपके में SSH नहीं होगा, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के एडिट इनबाउंड रूल्स में जाने के बाद SSH को इंक्लूड कर लेना है, और फिर सेव रूल्स कर लोगे, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस द सिस्टम। लिनक्स टाइप का सिस्टम आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? ओके गुड। सो अब मैं अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा, मेरे पास 4 ऑप्शंस आएंगे, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट, या EC2 सीरियल कंसोल। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पर चलते हैं और कनेक्ट करते हैं। एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन शो कर रहा है, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है देन वी कैन ट्राई इट विद दी पुट्टी।
पुट्टी के थ्रू भी हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगर इससे नहीं होता है तो इनको कर लेते हैं बंद। पैरेलली मैंने अपना पुराना वाला इंस्टेंस जो लॉन्च कर रखा था उसको टर्मिनेट कर देते हैं हम, क्योंकि अभी 2 इंस्टेंस रन कर रहे होंगे तो अननेसेसरी मेरे आपके क्रेडिट्स खराब हो रहे होंगे और मेरा बिल जनरेट हो रहा होगा। सो लेट्स स्टॉप इट, इसको टर्मिनेट कर देते हैं हम, इंस्टेंस स्टेट में जाके इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंस कनेक्ट हुआ या नहीं एक बार देख लेते हैं। ओके, नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसको हम नहीं करते हैं, हम चलते हैं सीधे पुट्टी के पास, पुट्टी के थ्रू इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पुट्टी ऐप के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। पुट्टी ऐप पे जाएंगे हम और यहाँ पर हम अपने आईपी एड्रेस को पेस्ट करेंगे, यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस को होस्ट नेम के अंदर, कनेक्शंस के अंदर, एसएसएच के अंदर, ऑथ के अंदर, क्रेडेंशियल्स वाले पाथ में हमें ब्राउज करके प्राइवेट की जगह डालना पड़ेगा s1.pp के, है ना, और ओपन कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एंड यू कैन सी अब इसके थ्रू मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। शायद कुछ इशू था अमेजोन साइट पे, EC2 यूजर से मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, अब वही सेम कमांड जो मैंने वहां पर लिखी थी वही सेम कमांड मुझे यहाँ पर लिखनी है। ठीक, तो वो क्या थी कमांड, mysql -h, यहाँ पर हम एंड पॉइंट URL कॉपी करेंगे, एंड पॉइंट URL हमें यहाँ से मिल जाएगा, विल सिंपली कॉपी द एंड पॉइंट URL फ्रॉम देयर ओनली, पुट्टी के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे -u, यूजर नेम था मेरा एडमिन, फिर उसके बाद -p, पासवर्ड छोड़ देंगे और यहाँ पर हम db नाम से इंस्टेंस कनेक्ट कर रहा था तो db डालेंगे। जैसे एंटर डालूंगा तो ये कह रहा है MySQL कमांड नॉट फाउंड। ओके, MySQL इसलिए क्योंकि मैंने MySQL इस सिस्टम पे इंस्टॉल ही नहीं करा है, तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे वो कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं सीधे सीधे रूट यूजर से लॉगिन करते हैं, sudo su-, ठीक है, रूट यूजर पे आ गया मैं, और हम yum install कमांड के थ्रू yum install -h MySQL, ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया, अरे बड़ी जल्दी डन, इंस्टॉल हो गया। अब हम एक काम करेंगे, फटाफट से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगेन द सेम थिंग, MySQL -h एंड पॉइंट URL, उसके बाद -u यूजर नेम एडमिन, -p पासवर्ड और उसके बाद आएगा हमारा db, एंटर करते हैं तो यू कैन सी अगेन दी MySQL कमांड नॉट फाउंड। ओके, MySQL कमांड नॉट फाउंड, एक बार दोबारा इंस्टॉल करके देखते हैं, yum install -h MySQL, कुछ आपके में भी सेम एरर आ रही है गाइस, कमांड नॉट फाउंड, MySQL कमांड नॉट फाउंड, एक बार जरा मुझे बता दो कि मेरे में ही आ रही है या फिर आपके में भी आ रही है। कमांड नॉट फाउंड, अच्छा सॉरी, -h नहीं होगा, ये install -y है शायद, दिस इज द रीजन, -y इंस्टॉल में -y लगाते हैं, हाँ ठीक है, दैट इज द रीजन, ये रीजन था। ठीक है, द एक्चुअल कमांड इज yum install -y एंड देन MySQL। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि कैसे हम MySQL को लिनक्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें। ठीक,
ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैं अपना MySQL वही सेम लिंक जो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए करा था, ठीक है। या सर फर्स्ट कमांड कौन सी टाइप करनी है राजदीप? द फर्स्ट कमांड दैट यू नीड टू टाइप इज yum install -y MySQL, दिस इज द कमांड, ठीक है। ये कमांड आपको फर्स्ट रन करनी है और उसके बाद आपको चलना है ये वाली कमांड रन करने के लिए। लेकिन उन कमांड को रन करने से पहले आप sudo यूजर में लॉगिन, सुपर यूजर में लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। देखो ये कमांड रन करने के लिए मैंने रूट यूजर से लॉगिन करना, ठीक है। ओके सर। मैं इसको एंटर करता हूं तो देख सकते हो आप एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा मैं। अब पुटी में जब मैं पासवर्ड डालता हूं तो यहाँ पर शो नहीं होता कि मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ऑल्दो आई हैव एंटर्ड द पासवर्ड। मैं एंटर मारूंगा, यू कैन सी MySQL के अंदर मैं आ चुका हूँ। I have connected to the instance MySQL-H। विंडो इंस्टेंस से क्यों नहीं कर रहे सर? कीर्ति बेसिकली विंडो इंस्टेंस में मेरे सिस्टम में तो विंडो इंस्टेंस से कनेक्ट हो गया, लेकिन आपके में पता नहीं कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, और राजदीप में भी कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम हो गया था कनेक्ट, दैट्स गुड, ठीक है, हो गया था। राजदीप के में नहीं हुआ था, तो राजदीप के केस में शायद कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते टाइम कोई ना कोई सेटिंग चेंज हो गई है, ठीक है। यही मेन इश्यू रहता है, क्योंकि हम जब कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें केवल एक कमांड लिखनी है। अगर हम एक कमांड लिखेंगे, सही से लिख दी हमने वो कमांड, देन हमारा सिस्टम कभी भी गलत काम नहीं करेगा, गलत तरीके से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लिनक्स के थ्रू चलते हैं, सॉरी विंडोज के थ्रू चलते हैं, तो हमें सेटिंग्स याद रखनी पड़ती हैं। अब जैसे मान लो मैंने कोई क्लिक कर दिया और उस टाइम पे राजदीप या कोई भी स्टूडेंट देखना भूल गया कि वो सेटिंग कौन सी थी, है ना, और उसने जल्दबाजी में या बाय डिफॉल्ट की सर ने शायद यही चूज करा होगा या अपनी समझ से नेक्स्ट क्लिक कर दिया और वो सेटिंग चेंज होने से रह गई। ऐसे केस में वो सेटिंग पहले से सेट हो गई और अब उसके बाद ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। लिनक्स के केस में चूंकि हम कमांड के थ्रू रन करते हैं तो हम शायद इसको इजीली एक तरीके से रन कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, राजदीप इज सेइंग आई जस्ट डिड नेक्स्ट, दैट इज व्हाई शायद की कोई ना कोई सेटिंग छूट गई। एनीवेज, तो ये रीजन है कीर्ति कि वी आर डूइंग इट विद द लिनक्स इंस्टेंस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या आप खुद के लिए भी काम करोगे ना, तो इट्स इजी फॉर यू टू गो विद द लिनक्स इंस्टेंस, क्योंकि आप कमांड रोल में ही काम करना चाहोगे रादर देन कि GUI बेस पे मैं एक बार सिलेक्ट करूं, फिर उसको क्लिक करूं, फिर रीड करूं क्या टेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट करूं, फिर नेक्स्ट करूं एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टेप्स को आप अवॉइड करोगे, आप सिंपल कमांड लाइन के हो जाओगे। और कमांड पे आप देखना कि मैं SQL इंस्टॉल करा था विंडोज सिस्टम में, कितना टाइम लिया था। पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को ऑफ करा, फायरवॉल्स को ऑफ करा, है ना, उसके बाद सिस्टम इंस्टॉल, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर MySQL इंस्टॉल करना पड़ा, ठीक है, और तब जाकर के मुझे उसको इंस्टॉल करा मैनुअली, तब जाकर के मैं लॉगिन कर पाया। लिनक्स में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगे मेरे को, है ना। 2 मिनट भी इसलिए लग गए क्योंकि मैंने वो कमांड yum install -h लिख दी थी -y की जगह, अदरवाइज आई विल बी एबल टू गेट इट लॉन्च्ड वेरी फास्ट, है ना। तो मैं जब हम लिनक्स के थ्रू करते हैं तो हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हेल्प देखता हूँ तो आप देख सकते हो मैं SQL के अंदर आ गया, मैं जो भी काम करना चाहता हूँ आई कैन इजीली डू दैट। आई होप इस लेवल तक आप सब लोग मेरे साथ हो, लिनक्स पे और विंडोज पे दोनों पे आप लोगों ने एक्सेस करना सीख लिया है MySQL इंजन सर का। इसको लॉन्च कैसे करना है MySQL को? लॉन्च करने के लिए कमांड है ना ये वाली, जैसे इंस्टॉल तो कर दिया, उसके बाद लॉन्च कैसे करना है इसे? इंस्टॉल सर हो गया आपने ना, अब लॉन्च करने के लिए वही सेम कमांड है MySQL -h, कहाँ गई, ये रही, ये MySQL -h। फिर उसके बाद ये आपका डेटाबेस वाला एंड पॉइंट URL होगा। फिर उसके ओके बाद सर। आप -u admin -p, जो मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजी है ना, वही सेम कमांड आप एज इट इज लिख दोगे। बस यूजर नेम एंड पॉइंट URL चेंज कर लेना, यूजर नेम अगर आपने चेंज करा तो वो चेंज कर लेना, पासवर्ड आप अपना ही डालोगे, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू लॉग इन। क्लियर हो गया कीर्ति? क्या आप एक्सेस कर चुके हो इस चीज को लिनक्स के थ्रू?
नहीं, ओके, तो एक बार करके देख लो राजदीप, एक बार आप ट्राई कर लो, होता है तो ठीक है, अदरवाइज सर मेरे सिस्टम में ना पुटी इंस्टॉल नहीं है, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगी? ओके, तो आपको पुटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये, पता नहीं, आप ट्राई करके देखो, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट पे क्लिक करोगे। सर वो हाँ जी, वो कमांड प्रॉम्प्ट सी हो गई अमेज़न में। हाँ, तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये एक रीजन है मेन, इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने पुटी इंस्टॉल कर रखा है। आप भी पुटी इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज पुटी को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम आगे भी, ठीक है। ओके और सर। कमांड प्रॉम्प्ट पे तो पुटी, मतलब एसएसएच कनेक्शंस के लिए जब भी हम यूज करेंगे पुटी बहुत इजी रहता है हमारे लिए, है ना, इसलिए पुटी इंस्टॉल कर लेना, बेटर रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर भी। ठीक, तो इसे तो कनेक्ट हो नहीं रहा, तो इसको तो हम बंद ही कर देते हैं, ट्राई कर लेना एक बार, होता है ठीक है, अदरवाइज देखते हैं फिर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, ये दोनों चीजें हो चुकी हैं हमारी, पुट्टी को कर देते हैं हम बंद, इसको कर देते हैं एग्जिट, इसको भी कर देते हैं एग्जिट, और अब अपने दोनों इंस्टेंसेस को हम कर देते हैं टर्मिनेट। एक को तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, दूसरे वाले को भी कर देते हैं, सो दैट मेरा कोई चार्ज ना बने। अभी हमारा ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी हमें डेटाबेस भी डिलीट करना है। डेटाबेस के अंदर भी एक प्रोसेसर है ना, ऑल्दो ये 750 आवर्स 1 मंथ में फ्री रहेगा, बट इन केस अगर मैं 750 आवर्स से ज़्यादा यूटिलाइज करूँगा तो मेरा बिल जनरेट होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से आरडीएस के अंदर जाओ, डेटाबेस के अंदर जाओ, और वहाँ पर इस डेटाबेस 1 के आगे ये जो डॉट है इसको टिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा डेटाबेस, फिर आप एक्शंस में जाके यू कैन सिंपली डिलीट दैट इंस्टेंस। जब आप डिलीट करोगे तो ये पूछेगा कि क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट करना है आपको, हम कहेंगे नहीं भैया हमें नहीं करना, और जब हम इसको मना करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि भाई अगर आपको डिलीट करना है तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट पे साइन करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा कि आप वाकई में इसको डिलीट कर रहे हो और बैकअप नहीं बनाना चाह रहे। तो यू नीड टू चेक, क्लिक ऑन दैट चेक बॉक्स, और कंफर्म डिलीशन के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिलीट मी। ठीक, डिलीट में लिखूंगा एंड देन आई विल बी एबल टू डिलीट। अगर मैं इसको चेक बॉक्स पे टिक हटा देता हूँ तो देखते हो आप, इसको डिलीट नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट नहीं करना पड़ेगा, डिलीट कर देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिलीटेड, दैट्स इट। यस, राजदीप इज सेइंग यस सर कनेक्टेड, गुड। तो राजदीप ने विंडोज के थ्रू, राजदीप का कनेक्ट नहीं हुआ था, कीर्ति का कनेक्ट हो गया था, और राजदीप का लिनक्स के थ्रू कनेक्ट हो गया, कीर्ति ने विंडोज वाला ट्राई, लिनक्स वाला ट्राई नहीं करा। एनीवेज, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आप अपने पास जो नेक्स्ट वीक की छुट्टी आ रही है उस टाइम पे, विंटर वेकेशन में, आप आराम से घर बैठ के इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बहुत सारी हेल्प आपको गूगल पे अलग अलग रिसोर्सेज से ऑनलाइन मिल जाएगी, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, और आप प्रैक्टिकली जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा इसको कनेक्ट करना, समझना, सीखना, ठीक है। तो आई थिंक डेटाबेस डिलीट हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि डिलीट हो। अभी यहाँ 1 है, जब ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी 0 आ जाएगा, दैट मीन्स मुझे उस इंस्टेंस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई एम स्टॉपिंग दी, आई एम